Hello students, I am Sonam Tawania and today we are going to do the second part of the chapter Tracing Changes Through 1000 Years, and this chapter is from standard 7 as you all know and chapter 1 of history book. Okay, so आज हम देखने वाले थे ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है. So children, let's proceed to our topic and start the topic. Okay, geographic knowledge, especially maps, हेल्प टू अंडरस्टैंड ए रीज़न बेटर. जोग्राफिक नॉलेज या फिर जिसे हम मैप्स कहते हैं वो क्या अंडरस्टैंड करने में कि रीज़न जो है कैसा है, कोई सा भी रीज़न हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हमें हमारे पास उसका मैप हो या उसका हमें नॉलेज हो. जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ अ रीज़न एंड द रीजन्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर रीजन्स एक्सप्लेन वाई ए रीजन प्रोस्पर्ड और रिमेन्ड आइसोलेटेड और इन्वेडेड फ्रिक्वेंटली. कोई भी रीज़न है वो इतना जो है प्रोस्पेरस क्यों है या फिर उसे आइसोलेट सबसे अलग थलग क्यों रखा गया और क्यों इतना उस पर इन्वेजन हुए, क्यों इतने लोग जो हैं, क्यों इतने विदेशी आक्रांता या इन्वेडर्स आए जिन्होंने इन्वेजन किया. तो इंडिया पे जितने इन्वेजन हुए हैं फ्रेंड्स उतने कहीं नहीं हुए क्योंकि इंडिया एक बहुत प्रोस्पेरस कंट्री है और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था. ओके, तो ये जो गाना सुना होगा आपने मनोज कुमार की मूवी का, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो वो गाना जो था वो इंडियन हिस्ट्री को स्पेशली हमारे कल्चर को मेंशन करती है क्योंकि इंडिया जो था बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस था, धनाढ़ था. ओके, कार्टोग्राफी एंड मेडाइवल इंडिया. कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग वाज अननोन इन एंशिएंट इंडिया. इंडिया के अंदर कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग का कोई जो था अभी तक नॉलेज नहीं था एंशिएंट इंडिया में. एंड द वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड क्रिएट द नीड्स ऑफ द एक्यूरेट मैप्स. और जैसे जैसे हम मेडाइवल पीरियड तक आए और वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में जो था ट्रेड का ग्रोथ हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था और जो अलग अलग एम्पायर्स थे वो ट्रेडिंग के लिए दूसरे देशों में जा रहे थे, तो उस वक्त क्या थी, मैप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती थी. ओके, द अरब्स एंड द यूरोपियंस हु अंडरटुक द लॉन्ग जर्नीज ओवर द लैंड एंड सी डेवलप्ड कार्टोग्राफी. अब जो अरब्स और यूरोपियंस थे फ्रेंड्स, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, कार्टोग्राफी को डेवलप किया था. और इंडिया वाज इंट्रोड्यूस टू कार्टोग्राफी बाय अरब्स एंड द यूरोपियन. और इंडिया का जो मैप था वो अरब्स और यूरोपियंस के थ्रू ही बनाया गया था. और इंडिया के लिए भी जो कार्टोग्राफी जो है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, अरब्स एंड यूरोपियंस ने किया था. अगर अरब्स और यूरोपियन इंडियंस को कार्टोग्राफी नहीं बताते तो शायद कुछ सालों और तक उनको मैप्स के बारे में नॉलेज नहीं होता. अल इद्रिसी, ओके, एंड हीज अपसाइड डाउन मैप. अल इद्रिसी एक अरब कार्टोग्राफर है जो कि कहाँ से थे, मोरक्को से थे. एंड ही अपसाइड डाउन मैप, हिज अपसाइड डाउन मैप. क्या है ये अपसाइड डाउन मैप? द मैप हैज़ द साउथ शोन एट द टॉप. इस मैप को अपसाइड डाउन मैप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें साउथ जो है वो टॉप पे दिखाया गया है. बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जैसे इंडिया का मैप है तो उसमें जम्मू कश्मीर जहाँ पे है उसको हम नॉर्थ मेंशन करते हैं और तमिलनाडु का जो एरिया है उसे हम क्या करते हैं, साउथ मेंशन करते हैं. लेकिन अल इर्दिसी का जो मैप था वो क्या करता था, साउथ को टॉप में शो करता था, इसीलिए इसे क्या बोला गया था, अपसाइड डाउन मैप. ओके, इसमें क्या था, हैज़ अरेबिया एट द सेंटर एंड इंडिया टू इट्स लेफ्ट. और इस मैप के अंदर अरब कंट्री जो थी वो सेंटर में थी और इंडिया इसके लेफ्ट में था. इंडिया इज़ एन आइलैंड विच कुड बी श्रीलंका. अबव इंडिया इज़ ए आइलैंड विच कुड बी श्रीलंका. और इंडिया जो था उल्टा बनाया हुआ था, मीन्स कि जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन जो था, नॉर्थ जो पोर्शन था वो नीचे की तरफ था और जो श्रीलंका था, एक आइलैंड बनाया गया था इंडिया के पास, वो मे भी श्रीलंका ही होगा इंडिया के पास में ऊपर की तरफ. तो ये जो मैप था उल्टा बना हुआ था तो श्रीलंका भी क्या होगा, अब ऊपर ही आएगा. बिलो अरेबिया इज़ टर्की एंड फर्दर डाउन यूरोप. और अरेबिया के नीचे क्या था, टर्की कंट्री थी, टर्क जहाँ के रूलर्स थे, और उसके भी नीचे क्या थे, यूरोप कंट्रीज़ थी. तो बेसिकली हम जैसा कि जानते हैं हमारा मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप देखते हैं फ्रेंड्स. आई विल शो यू वर्ल्ड मैप. ओके, देखिए ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है. तो अगर ये मैप ऐसा होगा, अल इर्दिसी का जो मैप था वो इस टाइप से था, उल्टा था, तो यहाँ यूरोप जो है यहाँ है, ठीक है. यूरोप जो है नीचे चला गया है इंडिया से, ये जो एरिया है यूरोप का एरिया है. तो इस वजह से क्या हुआ, बट बाय द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड कार्टोग्राफी बिकेम मोर एक्यूरेट. और इस वजह से आगे क्या हुआ, इसमें चेंजेस आए, ज़रूरत थी किसकी, करेक्शन की.
तो आगे से आगे जो कार्टोग्राफी है वो मोर एक्यूरेट होती गई, ज़्यादा एक्यूरेसी आती गई। मेडिवल मैप्स ऑफ इंडिया, most medieval maps of India were drawn by sailors who were more familiar with the coastal regions। जो मोस्ट ऑफ जो इंडिया के मैप थे वो सेलर्स ने बनाए थे, जो कोस्टल रीजन, जो मतलब समुद्री इलाका है उसके ज़्यादा जानकार थे और जिनको समुद्री रास्ते ज़्यादा पता थे। Hence these maps show the coastal areas more details than the interior region। और इन मैप्स के अंदर कोस्टल रीजन्स की डिटेल ज़्यादा थी। एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो रास्ता था वो क्या था, सी रूट्स था। तो इनको मेनली क्या था, सी रूट्स ही इन्होंने ज़्यादा डिटेल में उन मैप्स में दिखाए थे। उसके अलावा इंटीरियर रीजन्स के बारे में इन्होंने इतना नहीं बताया था। हमारा टॉपिक क्या था, यूलॉजीज़ के ऊपर थे हम लोग। यूलॉजीज़ क्या होती हैं या प्रशस्तिज क्या होती है। प्रशस्तिज जो स्टोन और कॉपर प्लेट इंस्ट्रक्शन थे उनके ऊपर जो भी लिखा जाता था उनके ऊपर प्रशस्तिज या यूलॉजीज़ लिखी जाती थी। और वो जो किंग जो थे या फिर उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था या उनका किंगडम था उसके बारे में उसमें पूरी जानकारी हमें मिल जाती थी। तो देखते हैं हम आगे इसमें क्या बताया गया है प्रशस्तिज के बारे में। और रजत रंगिनी की जहाँ तक बात है तो यह एक लिटरेरी वर्क है किसका, कल्हन का। रजत रंगिनी एक बुक है जो कल्हन ने लिखी थी, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल वर्क्स आर प्रशस्तिज और यूलॉजी विच आर राइटिंग प्रेजिंग समबडी यूजुअली अ रूलर। प्रशस्तिज में जो राजा जिसके कार्य पर ये प्रशस्ति लिखी जा रही है, जिसका वर्क इसमें डिफाइन किया जा रहा है, उसकी मेनली क्या होती थी, प्रेज होती थी, उसकी तारीफ होती थी कि इस किंग की ये अचीवमेंट है, इस किंग ने अपना किंगडम को इतना स्प्रेड किया, इसके टाइम पे जो किंगडम था बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस था। तो इस तरीके के जो यूलॉजीज़ हैं वो लिखी जाती थी। और इनके साथ साथ हमें कॉपर प्लेट और स्टोन इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कुछ ताम्रपत्र वगैरह जो हमने पढ़े हुए हैं लास्ट 6th क्लास में, तो उसके बारे में भी हम सबको पता है। ताम्रपत्र हो गया या जो भोजपत्र आज पे लिखे गए थे, लेकिन भोजपत्र जो थे वो भी सेफ़ नहीं रहे और उन पे क्या हो गया, वो उनमें एक कीड़ा लग जाता है जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम तक सेफ़ नहीं रह सकते। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो सेफ़ हैं और स्टोन इंस्क्रिप्शन जो अलग अलग फोर्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं वो आज भी सेफ़ हैं। और उनको अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने पढ़ा है और उन्होंने उसके बारे में स्टडी करके पता लगाया कि ये कौन से टाइम का है, किसने इसे लिखा है। और उसके साथ की जो यूलॉजीज़ हैं उनको भी पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस किंग का ये इंस्क्रिप्शन है, किस किंग के किंगडम में कैसी जो लाइफस्टाइल थी, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, और उस टाइम का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो कैसे था, एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का था, फीमेल्स की क्या सिचुएशन थी, और एजुकेशन जो थी वो क्या फीमेल्स के लिए थी या नहीं थी, या फिर उस वक्त में मैरिज जो कस्टम्स थे वो कैसे थे, पोलोगैमी थी या पॉलीगैमी थी या मोनोगैमी थी। पॉलीगैमी यानी एक आदमी की एक से ज़्यादा शादी होना, और मोनोगैमी मीन्स कि एक आदमी का एक ही स्त्री से विवाह होना। ओके, वन एक्सेप्शन इज़ कल्हनाज रजत रंगिनी। अब कल्हन की एक बुक है रजत रंगिनी, वो क्या है, इसमें एक्सेप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन संस्कृत वर्स रिटन इन 12th सेंचुरी। रजत रंगिनी जो है वो क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें कश्मीर की पूरी हिस्ट्री लिखी गई है। ट्रू हिस्टोरियन कल्हन रेफर्ड टू डिफरेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स टू चेक द फैक्ट। उसने क्या किया कि फैक्ट्स को चेक करने के लिए कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, इंस्क्रिप्शन है और कॉइन्स है, उसके लिए उसने क्या किया कि अपनी रजत रंगिनी बुक में बहुत सी चीज़ों को मेंशन किया है और उसने प्रेजिंग के अलावा बाकी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ग्रोथ ऑफ न्यू लैंग्वेजेस। लैंग्वेज उस वक्त कौन कौन सी बोली जाती थी मेडिवल पीरियड में। मोस्ट स्कॉलर ऑफिशियल ऑल ओवर इंडिया रोट आइदर इन संस्कृत और इन पर्शियन। जितने भी स्कॉलर्स आए थे उनका जो वर्क है, लिटरेरी वर्क जो है, हमें संस्कृत या पर्शियन लैंग्वेज में मिलता है। पर्शियन इस वजह से क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे अरेबियंस आए थे तो वो ज़्यादा पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है। बट रीजनल लैंग्वेजेस केम इनटू वाइड यूज इन रीजनल किंगडम। अब जो हमारे रीजनल किंगडम थे वहाँ पे जो उनकी रीजनल लैंग्वेज बोली जाती थी, जैसे तेलंगाना में तेलंगानी, कश्मीरी इन कश्मीर, अवधी इन उत्तर प्रदेश, गुजरी इन गुजरात, गौरी इन बंगाल। तो ये क्या है, लैंग्वेजेस के नाम मेंशन किए गए हैं जो क्या है अलग अलग स्टेट्स में बोली जाती थी। तो ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें गुजराती को गुजरी मेंशन किया गया है और गौरी मेंशन किया गया है बंगाली लैंग्वेज को। ओके, मैनी लिटरेरी वर्क्स वर कंपोज्ड इन दीज लैंग्वेजेस एंड
दे प्राउड वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा बहुत से लिटरेरी वर्क्स हैं जो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्टोरियंस प्रॉब्लम, हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम क्या क्या हुई है हिस्ट्री को जानने में। ऑल मेडिवल डॉक्यूमेंट्स वर मनुस्क्रिप्ट्स, ओके, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे। एज देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस एट दैट टाइम, और उस वक्त कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। स्क्राइब्स, राइटर्स जो थे वो क्या करते थे, मेड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सम ऑफ देम पुट इन देयर ओन थॉट्स इन देयर ओन लैंग्वेज एंड चेंजिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट। अब मान लीजिए किसी का ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है, उसके ऊपर कोई दूसरा जो है उसको ट्रांसलेशन कर रहा है। जैसे अब हमने देखा कि अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद जो है वो क्या है, संस्कृत से पूरी अरेबियन में ट्रांसलेट कर दी थी, या उसने बहुत सी इंडियन लिटरेरी वर्क को क्या किया था, संस्कृत से अरेबियन में ट्रांसलेट किया था। तो ऐसे जो वर्क्स थे उसमें क्या होता है, जो राइटर है अपने खुद के जो कुछ थॉट्स होते हैं वो ऐड कर देता है। उसने अपने अकॉर्डिंग क्या सोचा कि मेरे ख्याल से ऐसा रहा होगा, तो वैसा का वैसा वो चेंज क्या कर देता है, उस थॉट्स में कर देता है। तो इसकी वजह से क्या है, हिस्ट्री में कुछ वेरिएशन आ गए कि जो ओरिजिनल बात जो है वो अभी तक हमें पता नहीं चल पाई है। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे हिस्टोरियंस ने फेस की है। लेटर हिस्टोरियंस हैड टू चेक दीज डॉक्यूमेंट विद अदर सोर्सेज टू असरटेन द ट्रूथ इन केस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाज लॉस्ट। अब ज़्यादा जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया कि इनको जो ओरिजिनल सोर्स है उनसे मैच करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ एक जो है नहीं कर पाए क्योंकि असर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लॉस्ट हैं, कुछ ख़त्म हो गए और कुछ ऑटोमेटिक ही खो चुके हैं। ठीक है, इतने सालों में जिन्हें कोई संभाल नहीं पाया होगा, इस वजह से हिस्टोरियंस प्रॉब्लम कंटिन्यूड। आज भी ये जो प्रॉब्लम्स है कंटिन्यू। अनदर प्रॉब्लम विच कन्फ्रंट्स द हिस्टोरियंस इन दैट द लैंग्वेज इज यूज्ड इन डॉक्यूमेंट हैव चेंज्ड। और उस वक्त की जो लैंग्वेज थी उसमें भी वेरिएशन आ गया। अब जैसे कि हमने पढ़ा गौरी लैंग्वेज इन बंगाल, तो आज बंगाल में बंगाली प्रिविलेज्ड है, और वो जो गौरी लैंग्वेज है उसके जो टेक्स्ट हैं या फिर उसकी जो तौर तरीका जो है वो आज की बंगाली से क्या है, मैच नहीं करता है। ठीक है, उसके जो ग्रामर जो है वो आज भी बंगाली से मैच नहीं कर पा रही है। तो मे बी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं की वजह से हिस्टोरियंस जो है बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो आज तक एकदम जो डिफरेंसेस आ रहे हैं हिस्टोरियंस की थॉट में, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि अलग अलग हिस्टोरियंस जो है एक दूसरे की जो खोज है या इन्वेंशन है उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन अपनी अपनी जो राय है उस पर रखते हैं। Historians are not able to read the document because of handwriting of the scribes are illegible or because the illegible or because the script is not longer in use। या तो वो जो उनकी राइटिंग जो है एलिजिबल नहीं है, जो मीन्स कि उन्होंने अपने थॉट्स लिख दिए, या फिर जो लैंग्वेज जो है या लेटरिंग जो है, जो शब्द जो है, जो फॉन्ट जो है वो आज यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, हिस्टोरियंस प्रॉब्लम कंटिन्यूड। हेयर आर टू एग्जाम्पल्स टू शो हाउ द यूजेज ऑफ एक्सप्रेशन चेंज्ड विद टाइम। द टर्म मलेच्छा was used during ancient time for all non-Aryan including hills and the forest dwellers। जो भी नॉन आर्यन पीपल थे उनके लिए क्या यूज़ होती थी वर्ड मलेच। During the early medieval period, the term referred to the all foreigner culturally different from the kings to untouchables। बाद में क्या हुआ, अर्ली मेडाइवल में ये जो था मलेच वर्ड वो किसके लिए यूज़ होता था, ऑल फॉरेनर्स कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम पीपल फ्रॉम किंग्स टू अनटचेबल, जो हमारे किंग्स और अनटचेबल से भी डिफरेंट थे। ग्रेजुअली व्हेन सम अनटचेबल्स वर एब्जॉर्ब्ड इनटू वर्ण और कास्ट सिस्टम, जब हमने देखा कि वर्ण सिस्टम आया जिसमें अनटचेबल जो कास्ट सिस्टम था उनका मेंशन किया गया था, द टर्म केम टू बी अप्लाइड फॉर मीट ईटिंग पीपल एंड दोज हु डिड नॉट ऑब्जर्व कास्ट रूल। और बाद में अगर हम देखें कि वर्ण सिस्टम से पहले जो अनटचेबल वर्ड था किसके लिए यूज़ होता था, जो लोग मांस वगैरह खाते थे या फिर जो कास्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम में हमने अनटचेबल्स किसे मान रखा है, इसमें हमने आज के टाइम में मीन्स कि आने वाला जो हिस्ट्री का टाइम था उसमें आज कोई अनटचेबल नहीं है। अनटचेबिलिटी जो है अबोलिश कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और ये एक क्राइम है अगर कहीं पे होता भी है तो। लेकिन धीरे धीरे जो ये अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन जो थी वो चेंज हो गई थी। ये नीची जात के लोगों को कहा जाने लग गया था। एक सोसाइटी में सिस्टम बना दिया गया था कि कुछ एक काम जो है करने वाले लोग थे वो क्या थे, अनटचेबल्स थे। ठीक है, तो उनको उनके काम के अकॉर्डिंग अनटचेबल्स की श्रेणी में डाल दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ये मीट ईटिंग और जो लोग सोसाइटी के रूल्स नहीं मानते थे वो अनटचेबल्स थे।
हिस्टोरियंस प्रॉब्लम कंटिन्यू में हम आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। द टर्म हिंदुस्तान रेफर टू द टेरिटरीज एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टेरिटरीज एट डिफरेंट टाइम। हिंदुस्तान टर्म जो थी वो डिफरेंट टेरिटरीज के लिए डिफरेंट टाइम्स पे यूज़ हुआ था वर्ड। एंड अकॉर्डिंग 3rd सेंचुरी द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडस प्लेन वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान। इंडस वैली जो थी या सिंधु सभ्यता जो थी उसका साउदर्न पार्ट जो था उसे हिंदुस्तान कहा गया था। इन एन इंस्क्रिप्शन ऑफ ससानियंस ऑफ पर्शियन हु रूल्ड ओवर दिस रीजन। और ये हमें पता चलता है ससानियन इंस्क्रिप्शन जो कि पर्शिया से हमें मिला है, पर्शिया के रूलर्स का था, ठीक है। इन द अर्ली मेडाइवल अरब पीरियड द अरब्स प्रेफर्ड टू द लैंड बिटवीन इंडस एंड गंगा यमुना दोआब एज हिंदुस्तान। अरब्स जो थे उन्होंने इंडस यानी सिंधु नदी और गंगा यमुना दोआब के बीच का जो एरिया है उसे क्या बोला था, हिंदुस्तान बोला था, क्योंकि वो स को है बोलते थे, इस वजह से उन्होंने सिंधुस्तान को हिंदुस्तान बोला। ओके। इन द लेटर मिडाइवल पीरियड द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द एक्सट्रीम साउथ वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान। और मेडाइवल पीरियड में आते आते, लेटर मेडाइवल पीरियड में आते आते जो साउथ जो था उसको छोड़ के बाकी जो इंडिया का पार्ट था वो हिंदुस्तान कहलाने लगा। और आज के टाइम में जो प्रॉपर आज हम बात कर रहे हैं, तो आज हमारा जो पूरी कंट्री है इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। तो चिल्ड्रन ये वीडियो हमारा कुछ लंबा जा रहा है, बट डोंट वरी, इंटरेस्ट बना के रखिए। अभी बस 2-3 टॉपिक है छोटे छोटे जो हम करने वाले हैं, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, और उसके बाद में ये जो हमारा भक्ति मूवमेंट है वो देखेंगे, ठीक है। तो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स में हम देखते हैं कि कुछ एक ग्रुप्स जो हैं पावरफुल हुए, जैसे राजपूत फ्रॉम राजस्थान, इट्स अराउंड, और उसके बाद सिख्स जो कि पंजाब से थे, फिर जाट्स ऑफ हरियाणा, देन अहोम्स जो कि फार्मर्स थे, आसाम के रूलर्स थे, और मराठास महाराष्ट्र के। तो ये कुछ अलग अलग सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं इनके सामने आए, और ये कुछ समाज थे जैसे राजपूत समाज के लोग, सिख समाज के लोग, जाट और अहोम और मराठा समाज के लोग जो थे पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। न्यू सोशल ग्रुप गॉट एब्जॉर्ब्ड, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो सोशल ग्रुप्स थे ये एब्जॉर्ब हो गए कास्ट सिस्टम में। इनको कास्ट सिस्टम जो है इन सोशल ग्रुप को इन्होंने ख़त्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल द राजपूत बीइंग हीरोइक एंड नोबल गॉट क्षत्रिय स्टेटस, और राजपूत जो थे खुद को क्षत्रियस बोलने लग गए। विद द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड वेल्दी लैंड ओनर्स एंड ट्रेडर्स एक्वायर्ड हायर सोशल स्टेटस, और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, जो ट्राइबल हर्डर्स जो थे, या फिर जो एग्रीकल्चर का जो काम करते थे छोटा बड़ा, उन्हें शूद्र कास्ट में इन्वॉल्व कर लिया गया था। ब्राह्मण एंटर लो कास्ट प्रोफेशन एंड हाई कास्ट ब्राह्मण एंटर लो कास्ट प्रोफेशन लाइक एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट इन द मेडाइवल एज। देखिए एंशियंट एज में ब्राह्मण खुद को राज पुरोहित बताता था कि मैं राजा का पुरोहित हूँ और मैं जो कहूँगा वही राजा के लिए भगवान का आदेश है। तो ब्राह्मणों ने अपनी ये पोजीशन बना रखी थी। लेकिन मेडाइवल एरा में आते आते क्या हुआ कि वो एग्रीकल्चर करने लग गए, वो ट्रेडिंग में चले गए, ठीक है, वैश्य का जो काम होता है वो करने लगे, वैश्य यानी मर्चेंट्स, ओके, और क्राफ्ट्स में उन्होंने अपना ध्यान लगा दिया। तो ये क्या हो गए, हायर कास्ट से लोअर कास्ट में इनकी एंट्री हो गई, सब कास्ट और जातीज जो सामने आई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सब कास्ट की। द ग्रोथ ऑफ न्यू प्रोफेशन गेव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ सब कास्ट कॉल्ड एज जाति। जैसे हम आज के टाइम में कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें जाति पूछी जाती है, तो ये क्या होती है, हमारी सब कास्ट होती है। ए जाति कंसिस्टेड ऑफ पीपल हु वर इन द सेम प्रोफेशन। जाति वो लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन सेम होता है, ठीक है, जाति के एक जाति के लोग होते हैं वो। प्रोमिनेंट अमंग द जातिस दैट एमर्ज्ड वर द कायस्थास, ए सब कास्ट ऑफ स्क्राइब्स। जो लेखक थे उनकी एक प्रोमिनेंट जाति थी जिन्हें कायस्थ बोला जाता था। द कायस्थ रोज टू प्रोमिनेंस बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग हैड बिकम एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन। ये इतने प्रोमिनेंट इसलिए हुए क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग जो था वो क्या था, एक इम्पोर्टेंट प्रोफेशन था, और इनके पास जो था ये रिकॉर्ड कीपिंग का काम था। द जातीज हैड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, और इन जातीज के अंदर अपने अपने रूल और रेगुलेशन बनाए गए जो कि इनके एल्डर्स जो थे एडमिनिस्ट्रेशन इनका करते थे, ठीक है। अपने जो घर मतलब अपनी जाति के बुजुर्ग लोगों के, जैसे आज के टाइम में गाँव का सरपंच होता है वैसे इनके पंच होते थे, उन्होंने अपने रूल और रेगुलेशन बना दिए कि बिसाइड ऑल द जातीज हैड टू फॉलो द सिविल रूल्स ऑफ टाउन एंड विलेज। और इस तरीके से ये क्या करते थे, एक ही जाति के लोग जो एक गांव और शहर में रहते थे वो क्या करते थे, रूल्स फॉलो करते थे। अब एक टॉपिक आता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पोर्टुगीज़ एंड पोटैटोज़। क्या स्टोरी है पोर्टुगीज़ की और पोटैटोज़ की, या क्या कनेक्शन है पोटैटोज़ और पोर्टुगीज़ का। मैनी फॉरेनर्स सेटल्ड इन कोस्टल सिटीज़ एंड नियर द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर। These foreigners brought
along their culture, custom, religion, crafts, technologies and even fruits and vegetable। ये क्या करते थे फॉरेनर्स, अपने साथ साथ क्या लाते थे वहाँ। देखिए कोई एक फॉरेनर किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वो अपना कल्चर जो है वहाँ के लोगों के साथ शेयर करता है, रिलीजन बताता है, वहाँ के क्राफ्ट्स वगैरह जो है, कोई चीज़ हम कहीं जाते हैं खरीदते हैं एक निशानी के तौर पे, याद के तौर पे, वहाँ से कुछ लाते हैं या वहाँ पे कुछ लेके जाते हैं। तो सेरिकल्चर केम फ्रॉम चाइना एंड पर्शियन वाटर व्हील फ्रॉम पर्शिया। तो सेरिकल्चर जो कि सिल्क वॉर्म का जो हम करते हैं, सिल्क वॉर्म से सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सेरिकल्चर है। पर्शियन वाटर व्हील जो है पर्शिया से आए। टर्क्स ब्रॉट प्लम्स, पीचेज, ऑरेंजेस एंड लेमन। और टर्क्स जो थे वो भारत में क्या लेके आए, प्लम्स लेके आए, पीचेस, ऑरेंज और लेमन्स लेके आए। और उसी तरीके से पोर्टुगीज़ जो थे वो हमारे लिए क्या लेके आए थे, पोटैटोज, टमाटोज एंड चिल्लीज़। तो पोर्टुगीज़ जो है ये मतलब ये भूमध्य सागरीय जो एरिया है, मेडिटेरेनियन जो एरिया है वहाँ से आए हैं, वहाँ उसके आसपास के एरिया से आए हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये हमारे लिए क्या लेके आए हैं, पोटैटोज, टमाटोज एंड चिल्लीज़, ठीक है। तो ये पोर्टुगीज़ का ये वेजिटेबल्स। अब क्वेश्चन एक, ये भी एक जनरल नॉलेज का मजाक के जैसा ही क्वेश्चन हो गया कि पोर्टुगीज़ जो थे वो हमारे लिए क्या लेके आए थे, पोटैटोज, टमाटोज एंड चिल्लीज। मीन्स पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री से कौन सा फ्रूट या फिर वेजिटेबल जो है इंडिया में आया। सो डियर स्टूडेंट, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी का हमारा वीडियो काफ़ी लंबा गया है, इट्स ऑलमोस्ट 21 मिनट्स एंड इतना लंबा होना क्या है, बोरिंग हो जाता है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एक वीडियो को देखते देखते। तो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन जो है हमारा नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आ रहा है इस वीडियो का, उसमें हम देखेंगे।